गाइस वेलकम टू धुर डी एजुकेशन चैनल। और आज घटना चक्र पॉलिटी की 5th क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। एज ए सिटीजन्स भी आप सबको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। और पेपर के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। पेपर में तो हमेशा क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस तो हमेशा ही आता है, हर पेपर में आता है। और ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पहले तो हमारे 7 थे। कौन कौन से थे पहले तो ध्यान रखेंगे। आर्टिकल्स पार्ट कौन सा है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड? पार्ट है थर्ड पार्ट में हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट का नाम भी ध्यान रखना है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 to 35 है। ये हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, पार्ट 3 है। ठीक है, और कौन कौन से राइट हैं फंडामेंटल राइट में? आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। इक्वालिटी का राइट है और फ्रीडम का राइट है हमें। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता है, उसके लिए भी हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें रिलीजन को मानने की भी फ्रीडम है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कोई भी हम कल्चर मान सकते हैं, कोई हमारा एजुकेशनल राइट भी हमें है। और राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम उसके लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है। अब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स केवल 6 हैं। ठीक है, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कैसा राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी एक ये लीगल राइट है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें भी दे देते हैं कि फंडामेंटल राइट है और मतलब पॉलिटिकल राइट है, और 1-2 ऑप्शन लगा देंगे। तो ध्यान रखना है कि कैसा राइट है, ये एक लीगल राइट है। और कौन से आर्टिकल में है? अभी ये आर्टिकल 300A में है। पार्ट कौन सा है? 12 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फंडामेंटल राइट आर गारंटी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट के मतलब बोलते हैं कि जो स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट भी हमें क्या करता है, फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि स्टेट भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में तो सस्पेंड हो ही जाते हैं ये, बस आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल्स रह जाते हैं जो इमरजेंसी के टाइम भी लागू रहते हैं, मिलते रहते हैं। बाकी जो अदर हमारे फंडामेंटल राइट हैं वे सब इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाते हैं। और फंडामेंटल राइट जो हैं इन कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कंपेयर्ड विद द बिल ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इस यूएसए के बिल ऑफ राइट से कंपेयर किए गए हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली रिगार्डेड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा गया है पार्ट 3 को, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। और फंडामेंटल राइट आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। आर्टिकल 14 प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये हम सबको इक्वालिटी, लॉ के सामने सब इक्वल है और इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें लॉ का। राइट टू इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 तक हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। और ये हमें क्या देता है कि किसी के साथ भी रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट, सेक्स और उसके बर्थ मतलब कहाँ उसका जन्म हुआ है, कि उसके आधार पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये किस में है? आर्टिकल 14 के अंदर है। 15 है ना। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 16 में कहा गया है। और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में है। ठीक है,
और आर्टिकल 18 में क्या है, ये किसी भी मतलब टाइटल्स को लेने से टाइटल नहीं ले सकते हैं, मतलब बस किसको, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ के बाकी कोई टाइटल नहीं ले सकते। जैसे पहले राजा महाराजा को बहुत सारी उपाधियां मिल जाती थी, तो अब ये टाइटल्स नहीं ले सकते। आर्टिकल 18 में इनका एबोलिशन है। राइट टू फ्रीडम इज़ डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है हमें। और आर्टिकल 19 गारंटी टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम स्पीच दे सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमें पूरा राइट दिया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। और 19(1) का जो बी है उसमें कहा गया है कि हम पीसफुल असेंबली भी बना सकते हैं, मतलब इकट्ठे होकर हम पीस, मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई समूह बना के हम उसमें वायलेंस फैलाने की बात कर रहे हैं, तब तो ये राइट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि कुछ हम सभाएं बना रहे हैं और उसमें हम कुछ आराम से शांति से जो भी हमारी दिक्कतें हैं उनको आराम से डिस्कस कर रहे हैं, तब तो ये हमें राइट दिया गया है। ठीक है। विदाउट आर्म्स 19(1)(c) राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो आर्टिकल 19(1)(c) है, ये हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यूनियन और एसोसिएशन इन सबको बनाने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। 19(1)(d) राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में तुम कहीं पे भी आराम से और बिना किसी मतलब रेस्ट्रिक्शन के घूम सकते हो, ये हमें फ्रीली मूव करने का राइट देता है। ठीक है। 19(1)(d) 19(1)(e) राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में तुम कहीं पे भी जाके रह सकते हो, ये हमें दिया गया है 19(1) के ई में, ये फ्रीडम। ठीक है। तो देख लो कितनी सारी तुम्हें फ्रीडम मिली हुई है, और इन सब फ्रीडम के बारे में आपको पता होना चाहिए एज ए सिटीजन्स के रूप में भी। ठीक है। ताकि कल को अगर आपके साथ या आपके किसी फंडामेंटल राइट का अगर कोई हनन कर रहा हो और आपको जानकारी हो, तो आप स्टेप ले सकते हैं। बाकी अगर नहीं जानकारी होगी तो कोई भी तुम्हें उल्लू बना देगा। राइट टू, ठीक है, इट वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड आर्टिकल 91(f) हमें क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन तुम कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये हमें ऑफेंसेस में कन्विक्शन की प्रोटेक्शन देता है हमें। ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ने हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार दिया है। किसने? आर्टिकल 21 में। कोई भी तुम्हारे जीने के अधिकार को तुमसे छीन नहीं सकता है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। और जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, और इसने एलिमेंट्री जो एजुकेशन थी, मतलब जो शुरुआत वाली जो एजुकेशन होती है, नर्सरी, LKG, UKG, ये वाली, तो इसको क्या बना दिया था? फंडामेंटल राइट बना दिया था। एंड एडिड आर्टिकल 21A में इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, ऐड कर दिया है। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आर्टिकल 20 जो है हमें वो कुछ मामलों में अरेस्ट के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, और कुछ केसेस में डिटेंशन भी प्रोवाइड करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 23 एंड 24 में हमें क्या दिया गया है? 23 और 24 में एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट दिए गए हैं कि कोई हमारे से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है, या फिर ह्यूमन को बेच ही नहीं सकता है। आर्टिकल 23 प्रोवाइड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग को रोकता है, मतलब ये नहीं कि दास बना के कहीं पे भी बेच दिया। एंड फोर्स्ड लेबर, और ज़बरदस्ती तुमसे काम नहीं करा सकता है कोई भी। आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। और 24 क्या करता है कि फैक्ट्रीज जो हैं कम और हजारडस वर्क होता है अगर फैक्ट्रीज में कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो चिल्ड्रन है वे काम नहीं कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 24 इसका रेस्ट्रिक्शन लगाता है इस पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28। और राइट टू फ्रीडम दिया है गया है, फ्रीडम का राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। ठीक है। फ्रीडम, कोई भी हम फ्रीडम मान मतलब रिलीजन को मान सकते हैं, इसकी फ्रीडम हमें आर्टिकल 25 और 20 से लेकर 28 तक दी गई है। आर्टिकल 29 से 30
29 and 30 आर रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ की कल्चरल राइट से और एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है आर्टिकल 29 और 30। 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ हैं और अम्बेडकर कार्ड आर्टिकल 32 एज द कोर साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की साउल माना है आर्टिकल 32 को। और द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू रीट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का अधिकार है, ठीक है। और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 इससे रिलेटेड कैन इशू रिट्स ऑन नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट आल्सो फॉर एनी अदर पर्पज, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स का आपके उल्लंघन होता है, कोई हनन करता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो उसके लिए और या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। 5 काइंड्स ऑफ रिट्स आर मेंशन इन द आर्टिकल 32 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5 टाइप्स की रिट्स दी गई हैं इसमें। हैबियस कॉर्पस दिया गया है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि अगर तुम्हें किसी ने अगर किसी केस में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो आर्टिकल 30 ये हमें हैबियस कॉर्पस जो है ये इसमें ये कहा गया है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर नहीं करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसके अपना ऑर्डर देता है, उसको जो अथॉरिटी होता है कि उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हमारे सामने प्रस्तुत करा जाए। तो ये हमें कौन सा देता है, ये हैबियस कॉर्पस में कहा गया है, ये रिट हमें, ठीक है, इस रिट के अंदर कहा गया है। ठीक है, एक है सेकेंड है मैंडेमस। वी कमांड का ऑर्डर देता है। इट इज़ ए कमांड इशूड बाय द कोर्ट के द्वारा ये कमांड इशू की जाती है अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिशियल, एनी पब्लिक बॉडी, ए कॉरपोरेशन और एन इन्फीरियर कोर्ट, ए ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। ये भी ध्यान रखना है किस किस के अगेंस्ट ये इशू की जा सकती है कमांड। तो ये दी जाती है कमांड पब्लिक ऑफिशियल की, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट हो, कोई ट्रिब्यूनल हो या गवर्नमेंट हो, तो सबके खिलाफ ये कमांड दी जा सकती है। और आस्किंग दैम टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज़ दैट वन हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज़ टू परफॉर्म। और ये कहता है कि अपनी ड्यूटी को करो, हम तुम्हें कमांड देते हैं। अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है अच्छे से तो ये उसको ड्यूटी करने की कमांड देता है। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ये कमांड इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट। ये कमांड जो है हायर कोर्ट देता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को देता है। टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और अजर्पिंग ए जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पजेसिस। और ये क्या कहता है, जो हाई कोर्ट होता है वो अपने से नीचे वाले कोर्ट को ये कमांड देता है कि, और ये कहता है कि ये काम तुम्हारी अथॉरिटी का नहीं है, ये काम तुम्हारे अधिकार का नहीं है, और उससे वो काम वो अपने पास ले लेता है, ठीक है। उसे उस काम को करने से मना करता है जो काम उसकी अंडर में नहीं आता है, मतलब जिस काम पे उसका अधिकार नहीं है, ठीक है। सर्सियरी ये है फोर्थ नंबर की कमांड, और ये क्या करती है, टू बी सर्टिफाइड। इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड टू ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। इट इज़ इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और क्वैश द ऑर्डर ऑफ ए लेटर इन ए केस। तो ये सर्सियरी में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हाई कोर्ट होता है, जो मतलब हायर कोर्ट होता है, वो अपने लोअर कोर्ट को एक कमांड देता है कि कोई भी इस टाइप का जो केस है, जो केस की सुनवाई लोअर कोर्ट में हुई है लेकिन लग रहा है कि उसे हायर कोर्ट को ये लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, इसकी सुनवाई दोबारा से देखनी पड़ेगी या जांच करनी पड़ेगी, तो वो उस केस को अपने पास भी बुला सकता है, या पेंडिंग केस को भी किसी को भी अपने पास बुला सकता है इसके लिए सर्टिफाई करने के लिए, ठीक है। क्यू वारंटो, व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्यू वारंटो कमांड दी जाती है कि पूछा जाता है किसी पर्सन से या पब्लिक ऑफिस से कि वो किस अथॉरिटी के आधार पर ये काम कर रहा है, ठीक है। उसको अथॉरिटी नहीं है और बस वो काम कर रहा है, तो अगर हाई कोर्ट में इस टाइप की रिट जाती है तो मतलब वो कोर्ट जो है उससे ये कमांड देता है कि इसे प्रूव करो कि तुम किस अथॉरिटी के आधार पे काम कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगेलिटी of claim of a person to a public office. Okay. Article 358 provides for suspension of provisions of Article 19 during a emergency. 90 जो आर्टिकल 19 है वो इमरजेंसी के दौरान क्या हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, हमारा सस्पेंड हो जाता है ये।
और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 358 के तहत। ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 359 प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, बाकी जो मतलब 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के फ्रीडम, बाकी जितने भी आर्टिकल हैं आपके फंडामेंटल राइट हैं, मतलब जितने भी उनको सस्को क्या कर देता है? 359 सस्पेंड कर देता है। और 358 किसको करता है? केवल आर्टिकल 19 को। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड द सेंटेंसिंग discretion inherent in section 302 of the IPC is not violative of article 14, 19, 21 of the Indian Constitution। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस देखेंगे, समरी तो कंप्लीट होगी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट ही करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। द नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट को इंक्लूजन करने की बात की थी। ठीक है, तो ये क्या नेहरू रिपोर्ट में की गई थी और ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं कहा गया था इसके लिए, और अगस्त ऑफर 1940 में भी नहीं कहा गया था फंडामेंटल राइट के लिए, और क्रिप्स मिशन में भी नहीं कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। द नेहरू रिपोर्ट 1928 वाज इन फेवर ऑफ इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट है, राइट आर क्लेम्स टू द ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट सिटीजन्स को राइट्स का अधिकार दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। राइट आर इसेंशियल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स हैज़ एक्सपेंडेड इमेंसली एंड हैज़ गिवन बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स etc। राइट्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की पावर पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ये। और दीज आर ए गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। द राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, क्योंकि राइट जो है वो बहुत ही इसेंशियल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने की पावर किसे दी गई है? तो ये दी गई है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 13 कौन सा है? आर्टिकल 13 रिलेटेड है इससे। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और ये पावर किस में दी गई है? आर्टिकल 13 में। द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226 इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर may declare any law or enactment passed by the legislature void or unconstitutional on ground of contravention to the fundamental rights। ठीक है, तो कहाँ हम रिट जारी कर सकते हैं? आर्टिकल 32। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बोलते हैं ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। तो ये इसमें रिट इशू करने का अधिकार किसको है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को। और जो आर्टिकल 226 है इसमें रिट जारी करने का अधिकार किसको है? तो ये है हाई कोर्ट को। ठीक है, दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दोनों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर। कैसे हैं फंडामेंटल राइट? ये जस्टिफिएबल है, कोर्ट में जा सकते हो अगर तुम्हारे उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो। Who among the following persons said for the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world। तो किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। क्या कहा था? डिटेल में देखते हैं। इन द वर्ड ऑफ आवर फिलोसफर किंग डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
द फंडामेंटल राइट्स आर ए प्लेज टू आवर पीपल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे हमारे लोगों के लिए प्लेज हैं और सिविलाइज्ड वर्ल्ड के क्या हैं के साथ क्या है, एक पैक्ट है, समझौता है। एंड एज द ग्रेट जूरिस्ट पतंजलि शास्त्री, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेड द होल ऑब्जेक्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम्स एंड राइट्स मेंशन देयर इन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इन्वेंशन बाय द स्टेट। और जो ये थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये पतंजलि शास्त्री, इन्होंने कहा था कि जो पार्ट 3 में हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो ये क्या है, ये फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्रीडम देते हैं हमें और राइट देते हैं जो स्टेट की जो आर्बिट्रेरी इन्वेंशन है उसके अगेंस्ट में। मतलब स्टेट अगर हमारे पे अपनी पावर थोपना चाहता है तो उसके अगेंस्ट में ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रीडम देता है और क्या देता है, हमें राइट देता है। ठीक है, ये किसने कहा था, पतंजलि शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज, फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है राइट को, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल हैं और पार्लियामेंट जो है इनके अगेंस्ट में लॉ नहीं बना सकती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट देम सिंस दे आर ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, तो क्या किया जा सकता है, कैन नॉट सस्पेंड, सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेजिडेंट और कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट्स केवल इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड किए जा सकते हैं, बाकी कभी नहीं सस्पेंड किए जा सकते। द फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल एंड नॉन ट्रांसफेरेबल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी for which provision has been given under Article 358 and 359 of the Constitution। और इसके सस्पेंसन जो फंडामेंटल राइट है उनके सस्पेंसन से रिलेटेड है आर्टिकल 358, ये आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता है और आर्टिकल 359 ये 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको सस्पेंड करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, एक एक्ट सभी के लिए है और एक जुडिशियरी सभी के लिए है, इसका मतलब ये है रूल ऑफ लॉ का। द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट क्रिएशन ऑफ लॉ, देयर एनफोर्समेंट एंड द रिलेशनशिप अमोंग लीगल रूलर्स आर देमसेल्व्स लीगली रेगुलेटेड so that no one can including the most highly placed official is above the law। इन्होंने कहा कि सब इक्वल है लॉ के सामने, लॉ के सामने कोई भी ये नहीं है कि कोई भी जो ऑफिशियल है वो कोई हाई है कोई लो है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। द लीगल कंस्ट्रेंट ऑन रूलर्स मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग लॉ एज मच एज सिटीजन्स आर, thus a closely related relation is the idea of equality before the law, which hold that no legal person shall enjoy privileges that are not extended to all and that no person shall be immune from legal section। ठीक है, किसी को भी इसमें प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, तो ये है C 1, 2 एंड 4। लिमिटेशन ऑफ पावर देता है, ये पावर की लिमिटेशन करता है और इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इससे हमें लॉ के सामने मतलब लॉ के सामने सब इक्वल हैं और लिबर्टी एंड सिविल राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी, ए ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इनके द्वारा प्रोपाउंड किए गए हैं। हिज कंसेप्ट हैज़ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट, लिमिटेशन ऑफ पावर, एब्जेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, नो मैन कैन पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये पावर की लिमिटेशन करता है।
Second, equality before law, equal subjection of all citizens to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts. Liberty and civil rights, primacy of the rights of the individuals. The Constitution is the result of the right of the individuals as defined and enforced by the courts. Hence, option C becomes the most appropriate answer. ठीक है. नेक्स्ट है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड. तो किस में दी गई है सस्पेंड की पावर? फंडामेंटल राइट्स. प्रेजिडेंट जो है इंडिया का वो उसको पावर दी गई है कौन से राइट को सस्पेंड करने की? फंडामेंटल राइट्स को सबको. यहाँ फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब इन आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब इन आर्टिकल 21A या फिर फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब इन आर्टिकल 19. तो कौन से फंडामेंटल राइट को प्रेजिडेंट 10 के बाद अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं. इसका आंसर नहीं दिया गया है ना, वहाँ पे डिटेल में देखते हैं आंसर. द फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 358 व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन अंडर आर्टिकल 352. जब क्या हो, वार हो रहा हो या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो, तो उस दौरान जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है. प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 21A अंडर आर्टिकल 359. ठीक है, प्रेजिडेंट को पावर दी गई है राइट को सस्पेंड करने की. टू मूव एनी कोर्ट कौन सा आर्टिकल? और ये भी इसमें आर्टिकल 21 इंक्लूड किया गया है. इट इज़ नॉट वर्थी दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑब्टेन्ड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. ठीक है, बस केवल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है, बाकी 21A भी सस्पेंड किया जा सकता है. आर्टिकल 19 इज़ नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू आर्मड रिवेलियन. आर्मड रिवेलियन के दौरान अगर इमरजेंसी लगी हो तब आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. बट देन द प्रेजिडेंट सस्पेंडेड आर्टिकल 359. लेकिन जो प्रेजिडेंट है उसको आर्टिकल 359 के तहत सस्पेंड कर सकता है. दस टू करेक्ट आंसर सी एंड डी आर रिसीव्ड फॉर दिस क्वेश्चन. इट इज़ नॉट वर्थी दैट दिस इज़ द रीज़न वाई द पब्लिक सर्विस कमीशन हैड एक्सक्लूडेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम एलिवेशन. तो इसमें आंसर हो गया है, इसका आंसर हो गया सी एंड डी, दोनों ही राइट हैं. फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब इन आर्टिकल 21 इसको भी प्रेजिडेंट सस्पेंड कर सकता है, और फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19 इसको भी प्रेजिडेंट सस्पेंड कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स. तो आंसर 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं. और कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन. तो है आर्टिकल 12 to 35. इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द इंडियन सिटीजन इन किस में है? ये 12 to 35 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. तो देखना है इसमें. दे आर ए गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन. करेक्ट है, स्टेट एक्शन के अगेंस्ट हमें गारंटी प्रोवाइड करते हैं. दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 में ही है, ये भी करेक्ट है. दे एंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये भी देते हैं. नहीं, इसमें जस्टिस की बात नहीं की गई है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल की ये बात प्रिम्बल में की गई है. दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस. से ये भी करेक्ट है. तो इसका आंसर होगा सी. सी नहीं होगा, हाँ सी होगा इसका आंसर. 1, 2 एंड 3. अच्छा, डी नहीं होगा इसका आंसर. 4 करेक्ट है, बाकी सारे राइट है. सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी. ठीक है. दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये हमें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं. द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट एक्शन. दीज राइट्स हैव बीन इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 में दिए गए हैं. और स्टेट 1 एंड 2 करेक्ट हो गए. द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस as visualized by the Indian Constitution is found mostly in the DPSP. पार्ट 4 में दिए गए हैं. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
to a little extent in the chapter on fundamental rights and certain other provisions of the Constitution. These rights are like the Bill of Rights in USA. Thus, option C is the correct answer. Next question, which one of the following articles of the Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power? बताना है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेजिस्लेटिव पावर पे एब्सोल्यूट लिमिटेशन रखता है। तो ये है आर्टिकल 14। अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। अंडर आर्टिकल 14 द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन equality before the law or the equal protection of law within the territory of India on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth. Article 14 put an limitation on the legislative power. ठीक है, तो इसके आधार पे जो रिलीजन है, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है, इसके आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड? तो ये है आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सनस वेदर सिटीजन और फॉरेन। और ये जो राइट है आर्टिकल 14 में जो राइट दिया गया है, ये मतलब इंडियन सिटीजन्स को भी दिया गया है और जो फॉरेनर्स हैं उनको भी दिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज़ टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज बोथ इन द प्रिविलेज conferred and liabilities imposed by the law or the similar application of the same law to all persons who are similarly situated and the like should be treated alike without any discrimination। ये इसके अंदर सजेशन दिए गए हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें सीधा ये कहा गया है कि अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कौन सा आर्टिकल है जो तुम्हें इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो है आर्टिकल 32। द कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय एडजुडिकेटिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ under which such powers are delegated with reference to fundamental rights enunciated in Part 3 of the Indian Constitution. If the law confers vague and wide discretionary power on any administrative authority, it may be declared ultra vires. Article 14, 19 and other provision to the Constitution. Article 14 of the Constitution guarantee equality before law, but the court have permitted reasonable classification to be made. Where the law is valid under the article, a discriminatory action would still be violative of the equality clause. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होती है उसके अगेंस्ट ये हमें जो है ये आर्टिकल राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनके अगेंस्ट हम रिट जारी कर सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है। तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए। द राइट टू इक्वालिटी इज़ गिवन बाय, तो ये है आर्टिकल 14 में दी गई है और 15 में दी गई है और 16 में। ठीक है, द राइट टू इक्वालिटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 में दिया गया है और इंडियन आर्टिकल है 14 to 18। आर्टिकल 14 डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी, 14 में राइट टू इक्वालिटी है। 15 क्या करता है कि किसी के भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 क्या कहता है, ये हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। और 10 आर्टिकल 14, 15 एंड 16 प्रोवाइड राइट टू इक्वालिटी।
ये तीनों ही राइट क्या हैं, ये तीनों ही आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड हैं, 14, 15, 16। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन to the educational institutions including private and unaided to OBC, ST, SC is made। तो ये दिया गया है आर्टिकल 15 के 5 में। आर्टिकल 15 is related to the prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth। Clause 5 of this article empower the state to make such special provision relating to reservation in admission for scheduled कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। ये आर्टिकल जो 15 का 5 क्लाउज है, ये स्टेट को ये स्पेशल प्रोविज़न मतलब ये पावर देता है कि वो ऐसे प्रोविज़न बनाए जो शेड्यूल कास्ट है, जो एसटी है, कि इनको एडमिशन में क्या मिले, रिजर्वेशन मिले इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनों में इनको एडमिशन के दौरान क्या मिले, रिजर्वेशन मिले। तो ये बात किस में है, आर्टिकल 15 के 5 क्लाउज में कही गई है। विच इंक्लूड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वे भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, वेदर एडिड और अनएडिड बाय द स्टेट, और वे भी हैं जो स्टेट के द्वारा जिनको हेल्प दी जाती है या हेल्प नहीं दी जाती है, वे भी इंस्टीट्यूट इसके अंदर इंक्लूड हैं। अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन क्लाउज फर्स्ट ऑफ आर्टिकल 30, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 इनेबल्ड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन 27%। other backward classes in government as well as in private educational institution। आर्टिकल 30 जो है और 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है, इसमें प्रोविज़न किया गया है रिजर्वेशन का, और इसमें बैकवर्ड क्लास जो है उनको 27% का रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज़ रिलेटेड टू विच इशू, किस इशू से रिलेटेड था ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तो ये था रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड था। कौन सा केस था, साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and others 1992 Supreme Court held that the reservation under Article 15(4) and 16(4) should not exceed 50%। ठीक है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो रिजर्वेशन है। एंड द स्टेट एंड द यूनियन हैव by and large accepted this as correct and it should be held as constitutional prohibition and any reservation beyond 50% would be liable to struck down। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया है और रीजन और बताना है कि राइट है या नहीं। द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंशियली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स। और रीजन क्या दिया है इसका कि अमॉन्ग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्र्ड। इन्होंने कहा कि इस स्टेट जो है वो ट्रीट कर सकता है अनइक्वल डिफरेंशियली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर के आधार पे। और रीजन क्या बताया कि अमॉन्ग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वलिटी एडमिनिस्ट्र्ड। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The state can treat unequal differentially as equal protection of law guaranteed by Article 14 does not mean that all law must be general in character. There are reasonable classification varying to the needs of different classes of persons with the objective of creating a level playing field in social, economic and political spheres. But among the equals, the law should be equal and equally administered. Thus both A and R equal। ठीक है, करेक्ट हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रिसीडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये है आर्टिकल 13। Article 13 Indian Constitution make provision that pre-constitutional law and post-constitutional law
if inconsistent with the provision of fundamental right enumerated in Part 3, shall be void to the extent of such inconsistency. Article 245 is related to the extent of law made by the Parliament and by the legislature of the states. और आर्टिकल 326 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ठीक है, ये असेंबली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की और लोकसभा की जो इलेक्शन है उनसे रिलेटेड है। और 32 इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ से रिलेटेड है। Next question. The main object of Article 13 of Indian Constitution is to secure the paramountcy of Constitution regarding किसमें जो सुप्रीम को मतलब आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कॉन्स्टिट्यूशन की पैरामाउंसी को सिक्योर करता है। तो इसका आंसर है फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट की रिगार्डिंग में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू ए डिफरेंट कैटेगरी। तो ये है आर्टिकल 19, ये जो है डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 19 में जो है 6 टाइप की हमें फ्रीडम प्रोवाइड की गई हैं। कौन कौन सी हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और टू असेंबल पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स, असेंबल कर सकते हैं हम कहीं भी, और एसोसिएशन और यूनियन को बना सकते हैं, और इंडिया की टेरिटरी में हम कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं इसमें, और कहीं पे भी इंडिया की टेरिटरी में हम और इंडिया की किसी भी पार्ट में हम रिसाइड हो सकते हैं, मतलब सेटल हो सकते हैं, और किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की और कोई भी प्रोफेशन करने की हमें स्वतंत्रता है। तो हमें 6 टाइप की फ्रीडम प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल विच आर। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो यह है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक। ठीक है, और द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22 है। Here article 19 deals with protection of certain rights including right to freedom of speech, peaceful assembly, union, है ना, मूव फ्रीली, सेटल एंड रिसाइड etc, इन सब की हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है ये। और आर्टिकल 20 डील्स विद प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 21 जो है हमें लाइफ का राइट प्रोवाइड करता है और पर्सनल लिबर्टी का। और आर्टिकल 22 जो है डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हमें अरेस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन etc। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। 15 में क्या कहा गया है? द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि किसी पे भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इसके आधार पे क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम किसी के साथ भी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज ए फंडामेंटल राइट विच इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, 14 से 18 तक दी गई है ये। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। दे आर, कौन से 5 आर्टिकल्स में दी गई है राइट टू इक्वालिटी? तो ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताना है कि इनमें से कौन सी क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट के लिए के सामने इक्वालिटी नहीं है। कौन सी इक्वालिटी नहीं दी गई है? तो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, बाकी जो इक्वल बिफोर लॉ है और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी गई है, सोशल इक्वालिटी भी दी गई है। तो डी है इसका आंसर। राइट टू इक्वालिटी डजेंट इंक्लूड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, बाकी राइट टू इक्वालिटी में सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ये इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हजार्डस वर्क। सच प्रोहिबिशन इज, तो ये है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पूरी तरह से प्रोहिबिशन लगाता है ये,
कि कोई भी बच्चा जो है वो हजार्डस फैक्ट्रीज़ में वर्क नहीं कर सकता है। तो ये हमें आर्टिकल 24 में कहा गया है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर से जो नीचे का जो बच्चा है शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सच प्रोहिबिशन इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 ईयर से नीचे का जो भी बच्चा है वो किसी भी माइन में या किसी भी फैक्ट्री में या कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा आर्टिकल जो है वो कौन सा फंडामेंटल राइट चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है? तो ये है आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, तो इसका आंसर है 24। ठीक है, 24 आर्टिकल 24 of the constitution is related to right against exploitation of the children. These article prohibits the employment of children under the age of 14 years in any factory, mines or engagement in any other hazardous employment. Next है, which article of the Indian Constitution is related to the fundamental rights against the exploitation of children? तो article 24. Which one of the following articles of the Constitution deals with the fundamental rights related to the exploitation of children? Article 24. Which article under the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? कितनी बार क्वेश्चन आ गया है? आर्टिकल 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। Which article of the Indian Constitution prohibits the employment of children in factory? फैक्ट्री में बच्चे वर्क नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल में कहा गया है? 24 में। चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल ऑफ ICCPR। किस में प्रोटेक्ट किया गया है? तो ये आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 ऑफ ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ये चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जेनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो ये है सेकेंड जेनरेशन। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम अंडर सेकेंड जेनरेशन में आते हैं ह्यूमन राइट के। फर्स्ट जेनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डील विद लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। दे आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर। थर्ड जेनरेशन इन ह्यूमन राइट्स रेफर टू कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, और जो सेकेंड जनरेशन है वो किससे रिलेटेड है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड? तो ये है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड डिक्लेयर्स दैट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस एंड पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी मतलब ये इस टाइप का बिहेव किया जाएगा तो उसके लिए क्या है? पनिशेबल, लॉ के द्वारा ये काम अब पनिशेबल है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन गारंटेड? तो ये है आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी क्या एबोलिशन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटीज एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद किससे रिलेटेड है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 14(1) विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17। Next question, a court can presume that any act constituting offence was committed on the ground of untouchability if such offence is committed in relation to a member of scheduled caste। ठीक है, तो ये किसके लिए बताया है? ये एक शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स के रिलेटेड अगर ऐसा ऑफेंस किया जाता है तो क्या होगा? ये अब पनिशेबल होगा। Under Section 12 of Civil Right Protection Act 1955, the court may presume that any court constituting offence was done
on the ground of untouchability if such offense is committed in relation to a member of scheduled caste. ठीक है. Prohibition and abolishment of untouchability may be achieved by, किसके द्वारा अचीव किया जा सकता है अनटचेबिलिटी का? प्रोहिबिशन एंड एबोलिशमेंट, मेकिंग लॉ, या इम्प्रूविंग एजुकेशन, या फिर पब्लिक अवेयरनेस, या प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विस. तो आंसर है इसका 1, 2 एंड 3. किसके द्वारा? लॉ बना के हम इसको ख़त्म कर सकते हैं अनटचेबिलिटी को, और एजुकेशन इम्प्रूव करके, अच्छी एजुकेशन देके भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा. अनटचेबिलिटी मे बी एबोलिश्ड बाय इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम, मेकिंग लॉ एंड इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, बट प्रोवाइडिंग जॉब एंड सर्विस टू पीपल इज़ नॉट ए प्रॉपर सॉल्यूशन. खाली जॉब और सर्विस दे देना ये अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन, और बताना है कि कौन सा करेक्ट है. अनटचेबिलिटी इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंस. ये स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है उसका एक वर्स्ट फॉर्म है, सबसे बेकार फॉर्म है अनटचेबिलिटी, तो करेक्ट है ये. रीज़न क्या है? अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस सेक्शन. यस, तो आंसर क्या होगा इसका? सही होगा, दोनों ही करेक्ट हैं. स्ट्रक्चरल वायलेंस इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम पर्सनल वायलेंस. स्ट्रक्चरल और पर्सनल वायलेंस में अंतर है. एंड रेफर्स टू प्रिवेंटेबल हार्म और डैमेज टू पर्सन वेयर नो एक्टर इज कमिटेड द वायलेंस और वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू सर्च फॉर सच वायलेंस emerge from the unequal distribution of power and resources, or in other words is said to be built into the structure. Some of the former structure violence is racism है, untouchability है, ये सब structural violence की form है. Untouchability is an extremely disgusting aspect of caste system, और ये caste system का एक बिल्कुल disgusting क्या है? aspect है untouchability. It constitutes extremely harsh social punishment against lowest caste on the scale of purity and impurity. From religious and ritualistic point of view, religious और ritualistic point भी था इसके अंदर, and untouchability also gets religious approval for this reason. ठीक है, ये जो lowest caste की जो people थे उनके साथ उनके साथ बहुत ही बेकार बिहेव किया जाता था. इसलिए इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके खिलाफ एक क्या बनाया गया? इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है, और लॉ में अब इसको, और एक भी पनिशेबल एक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज अमेंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपाकरण दो राजन केस? तो ये रिलेटेड था राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज अमेंडेड फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराइराजन. इन आर्टिकल 15 क्लास 4 वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज. इनके लिए जो बैकवर्ड क्लासेस थी इनके लिए सोशली और एजुकेशनली आधार पे स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए थे. तो ये किस में है? और आर्टिकल 15 के 4 में. नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल में है? 19 में है ये. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट गिवन डायरेक्टली बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 में दिया गया है. ठीक है. इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस. प्रेस की फ्रीडम है और सबको स्पीच देने का अधिकार है, और सबको अपनी जो थॉट है उनको एक्सप्रेस करने का राइट है. और ये राइट हमें किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस. तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को एंश्योर करता है.
अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट। तो ये है आर्टिकल 17 उनको प्रोवाइड करता है SC और ST को फंडामेंटल ग्रांटेड प्रोवाइड देता है किसमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल राइट की। Article 17 of the Constitution provide abolition of untouchability and its precise in any form is forbidden. It is a statement of principle with the objective to remove humiliation and multifaceted harassment meted to the Dalit and to ensure their fundamental socio-economic, political and cultural right. एबोलिशन को बिल्कुल पूरी तरह से उसकी फॉर्म को ख़त्म करता है ये एक्ट और उनको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल राइट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये था राइट टू इक्वालिटी। According to the Article 17 of the Constitution, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited. इसकी कोई भी फॉर्म मतलब बिल्कुल forbidden है अब। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. ठीक है। Indian Constitution does not give right to freedom of the press, but it is included in Article 19(1)(e). Indian Constitution does not give directly right to freedom of the press, but it is included in 19(1)(e). मतलब डायरेक्ट नहीं है कोई आर्टिकल इससे रिलेटेड, बट आर्टिकल 19(1)(e) में इसको इंक्लूड किया गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, विच प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल एंड फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर की फ्रीडम किस में है? तो ये है आर्टिकल 19(1)(e), क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर और प्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट इंक्लूडेड इन 19(1)(e) as freedom of speech and expression. In the case of Shakal Papers Limited versus Union of India 1961, the Supreme Court stated that freedom of the press is included in the freedom of speech. ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है और एक्सप्रेशन की फ्रीडम में। और इससे रिलेटेड केस कौन सा है? शकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। तो ये है गैरोयो ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। Article 19(1)(b) provide freedom to assemble peaceably and without arms, and under Article 19(3) the state can impose reasonable restriction in the interest of public order. और क्या कहा है कि इस पे जो स्टेट है वो क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में अगर किसी ये है वायलेंस फैल रहा है उस चीज़ से या हेटफुल स्पीच दिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो स्टेट है हमारा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन। तो यह है अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म। The freedom of speech and expression may be restricted on the ground of sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with the foreign states, public order, decency, morality or contempt of court, defamation or incitement of an offence as enumerated in Article 19(2). इन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्या लगा सकते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टेट, अगर क्या हो, बात किसकी हो? सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की बात हो,
अगर पब्लिक ऑर्डर की बात हो और कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जा रहा हो तो उसकी बात हो, तो तब जो है सिटीजन का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस पे स्टेट क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बट इसका रीज़न ये नहीं है अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म, बाकी सारे इसके अंदर रीज़न ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19 guarantees the freedom of speech and expression. Article 22 is about protection against arrest and detention in certain cases. And Article 20 is about protection in respect of conviction for offences. ठीक है, चलो तो आज करते हैं इतने क्वेश्चन। आज 55 क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और लगभग 50 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक दो बार क्लास देखेंगे तो सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही आर्टिकल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।